April 12th, received check from National Insurance Company against claim lost last year. April 7 को ये कह रहा है कि हमने लास्ट ईयर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को लॉस बाय फायर वगैरह के लिए क्लेम लॉन्च करा था। अब उन्होंने हमें चेक जो क्लेम का अमाउंट बनता है उसके लिए उन्होंने हमें 19,800 रुपए का चेक दिया है। अब जब चेक रिसीव होता है तो उसमें दो ऑप्शंस होती हैं कि हमने चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा है या नहीं करा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि वो चेक हमने बैंक में जमा करा दिया है। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम मेंशन है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और 19,800 का अमाउंट बैंक में लिख दीजिए, ये एज्यूम करते हुए क्योंकि सेम डे ये चेक बैंक में जमा कर दिया गया होगा। 19,870। नेक्स्ट है sold goods to Neeraj of rupees 25,000, received cash 10,000 and balance by check and allowed a discount of 500. यहाँ पर आप अप्रैल 14 की ट्रांजैक्शन को अप्रैल 20 से रिलेट करेंगे। अप्रैल 14 को लिखा है हमने नीरज को गुड्स बेचे थे 25,000 के, 11,000 उसने हमें कैश दे दिया, बाकी उसने हमें चेक दे दिया और हमने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। और 20 तारीख को लिखा है कि नीरज का जो चेक था वो हमने अप्रैल की 20 तारीख को बैंक में जमा कराया और नीरज के चेक के अलग से हमने कैश भी जमा कराया 2,500 रुपए अप्रैल की 20 को। तो अप्रैल की 14 तारीख को जो एंट्री होगी आपकी उसमें 25,000 रुपए में से यार सोल्ड गुड्स ऑफ 25, वो कह रहा है 500 का इसको डिस्काउंट देना है आपने, तो 25,000 में से 500 का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब आपको 24,500 रुपए रिसीव होने चाहिए। अब वो कह रहा है 10,000 तो इसमें से हमें कैश मिल गया, बैलेंस चेक से मिलेगा। तो बैलेंस कैसे पता करेंगे हम लोग? इस 14,500 में से कैश मिल गया है 10,000, अब बच गए हैं 14,500। ये जो 14,500 रुपए बच गए हैं ये हमें चेक से मिले हैं। अब जो चेक मिलेगा क्योंकि वो सेम डे बैंक में जमा नहीं हुआ है वो चेक इन हैंड कंसीडर किया जाएगा। अब एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है? 14 तारीख के लिए अप्रैल 14 को आपने लिखना है यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स सेल करने से कैश आया था। कैश को तो कैश कॉलम में लिख देंगे 10,000। अब बचाइए डिस्काउंट। डिस्काउंट नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसको जनरल प्रॉपर में लिखेंगे अगर जनरल एंट्रीज मांगी होती तो। जो चेक आया है 14,500 रुपए का, चेक आना इज चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस 4,500 के लिए एंट्री बनती है चेक आने पर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री 14,500 से जनरल प्रॉपर में करनी होगी
पर आप करना मत क्योंकि जनरल प्रॉफिट पूछा नहीं है आपसे। और नेक्स्ट एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री आएगी आपकी 500 रुपए की। ये भी जनरल प्रॉफिट में आपको करनी होगी अगर जनरल प्रॉफिट मांगा होता तो। अब क्योंकि सिर्फ फिलहाल कैश बुक के अंदर 10,000 रुपए आने हैं तो सिर्फ 10,000 की एंट्री आप यहाँ पर कैश कॉलम में डालेंगे, बाकी दो एंट्री जनरल प्रॉफिट में कंसीडर होंगी। ये पॉइंट अगर आप कहें तो मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चे आप लोगों को। सर एक बार और बता दो ये वाला। देखिए वो कह रहा है नीरज को हमने 25,000 में माल बेच दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया 500 रुपया, 24,500 रुपए अब हमें सेल करके 24,500 रुपए मिलने हैं। नीरज ने इसमें से 10,000 तो कैश दे दिया और बैलेंस लिखा था, बैलेंस रह गया 14,500 का। ये जो 14,500 का बैलेंस है इसके लिए उसने हमारे को क्या दिया, यहाँ पर चेक दिया। तो हमें पेमेंट दो तरीके से या दो चीजों में मिली है, 10,000 तो कैश मिला है और 14,500 का चेक मिला है। जो ये चेक की वैल्यू है 14,500, इस चेक को हमने बैंक में 20 तारीख को जमा कराया है, तो 14 तारीख को इस चेक की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी क्योंकि इसमें तब एंट्री होगी जब चेक बैंक में जमा होगा। तो 14 तारीख को चेक आया है तो आपके पास एंट्री 14 तारीख की नहीं होगी, 14,500 की। डिस्काउंट को हम कैश बुक में शो वैसे ही नहीं करते हैं, सिर्फ आपको भी 10,000 कैश में मिला है तो 10,000 की एंट्री कैश बुक में सेल्स के नाम से होगी, टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे। दोबारा बता दूंगा बेटा अगर नहीं समझ आया है तो। सर एक डाउट था। बोलो बोलो। सर जैसे कि वो कोई चेक देता है हमें, फिर वो कैंसिल हो जाता है, पर वो कैंसिल 2 या 3 एंट्री के बाद हो रहा है, तो सर वो साथ के साथ उसी एंट्री में जाके वो ऐड हो जाएगा। बाय साइड में सिर्फ एंट्री आएगी। बदल में तो है, अलग से होगा फिर या साथ में ही? हाँ अभी अलग से। अच्छा अब इस क्वेश्चन में आने वाली है वो एंट्री। ओके सर। ये आप एग्जाम में याद रखना, ही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ सकता है, ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर बाय चेक। और वो कह रहे हैं हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का चेक से, तो अप्रैल की 16 तारीख को बाय फर्नीचर अकाउंट के नाम से एंट्री रिकॉर्ड होगी, बैंक में 10,000 क्योंकि आपने चेक के थ्रू फर्नीचर खरीदा है। नेक्स्ट है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000। वो कह रहा है इसके साथ साथ ही जब हमने यहाँ फर्नीचर खरीद लिया तो अप्रैल की 18 तारीख को हमने वो फर्नीचर नया खरीदने का जो पुराना फर्नीचर था वो हमारा 10,000 में बिक भी गया, तो 18 तारीख को फर्नीचर बेचकर पैसा आ रहा है तो टू फर्नीचर लिख दीजिए। 16 तारीख में नया फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट लिख करके पेमेंट चेक से दिखाइए। और अगले 2 दिन बाद 18 तारीख को हमने पुराना फर्नीचर बेचा है तो टू फर्नीचर के नाम से 10,000 हमने कैश कॉलम में दिखाया है। अप्रैल की 20 को कह रहा है पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज विद कैश 2,500। वो कह रहा है नीरज का जो चेक आया था ना 14,500 वाला, अब हमने बैंक में जमा करा दिया, तो अप्रैल की
20 तारीख को जब चेक जमा कराएंगे, अब नीरज का नाम नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम चेक इन हैंड अकाउंट, और 14,500 बैंक में डाल दीजिए। अलॉन्ग विथ कैश 2500, और 2500 कैश भी बैंक में जमा कराया। तो जब आप कैश बैंक में जमा कराते हैं तो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो अप्रैल 20 को टू कैश अकाउंट के नाम से कॉन्ट्रा करके बैंक में 2500 रुपए, और अप्रैल की 20 को ही क्रेडिट साइड में बाय बैंक कॉन्ट्रा करके कैश में से 2500। ये कैश और बैंक की माइनस साइड है, ये कैश और बैंक की प्लस साइड है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू सुमन बाय चेक, 2500 रुपए। अप्रैल की 22 को कह रहा है हमने सुमन को पेमेंट करी है 2500 रुपए की चेक के थ्रू, तो चेक का अमाउंट बैंक में डाल दीजिए। बहुत ज्यादा ध्यान से बात को सुनना। अप्रैल की 26 तारीख को कह रहा है सुमन चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। आपने सुमन को चेक से पेमेंट करी थी 2500 रुपए की, और दो बातें हमने यहां पर बताई थी कि एक, जब चेक हमारे पास आता है अगर वो बाउंस हो जाए तब तो बाय साइड में लिखते हैं, लेकिन अगर चेक हमने किसी को दिया है और वो बाउंस हो जाए तब क्या होगा, अपोजिट कर देंगे। सुमन को हमने चेक दिया था 2500 रुपए का, तो हमने बैंक को लेस कर दिया था, लेकिन वो हमारा दिया गया चेक टेक्निकल ग्राउंड का मतलब क्या हो सकता है? टेक्निकल ग्राउंड का मतलब होता है कि वो जो हमने चेक बना के दिया था उसमें ओवर राइटिंग हो गई थी, या उसमें हमारे सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे थे, तो बैंक ने सुमन को चेक की पेमेंट देने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर सुमन को हमने चेक दे तो दिया, पर वो चेक हमारे बैंक ने वापस कर दिया सुमन को कि भाई जिस हमारे लिए बैंक ने कहा उसको कि तुम्हारे तुम जिसने तुम्हें चेक दिया है, जिसका ये अकाउंट है, उसके साइन मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप ये चेक वापस ले लो, इसकी पेमेंट आपको नहीं हो सकती है। तो सुमन ने हमें इंटीमेट करा कि भाई आपने जो चेक दिया था वो तो मेरा क्लियर ही नहीं हुआ, तो आपने इस 2500 रुपए को कैंसिल करना है। तो डेबिट साइड में तो सुमन के नाम से अप्रैल की 26 तारीख को ये चेक कैंसिल कर दीजिए डेबिट साइड में 2500 रुपए डालकर। और अप्रैल की 26 को वो कह रहा है, क्योंकि नहीं, अप्रैल की 26 को ही वो कह रहा है एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट। अब हमने सुमन को पेमेंट करनी थी, तो सुमन का चेक तो क्लियर नहीं हुआ, तो हमें 2500 रुपए सुमन को कैश में देने पड़ गए। तो यहाँ पर बाय सुमन के नाम से कैश में वैल्यू डाल दीजिए। ये 3 बारी सुमन का नाम क्वेश्चन में आ रहा है। एक बारी कब आया, जब हमने उसको चेक से पे करा था। एक बारी तब आया जब उसका चेक जो हमने दिया था वो क्लियर नहीं हुआ, तो इस अमाउंट को कैंसिल करने के लिए हमें टू सुमन लिखना पड़ा यहाँ पर। और तीसरी बारी सुमन का नाम तब आया जब आपने सुमन को कैश में पे करा। नेक्स्ट है बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्जेस
₹300। अप्रैल की 26 तारीख को बैंक ने हमसे बाउंसिंग चार्जेस दे लिए, तो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट ₹300 बैंक में लिख दीजिए। नेक्स्ट है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2500 का। अप्रैल की 29 तारीख को बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट के नाम से ₹2500 बैंक कॉलम में लिख दीजिए। क्योंकि ये इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बैंक ने पे करा है। अप्रैल 30 को कह रहा है निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे। वो कह रहा है निगम ने हमारे बैंक में डायरेक्ट अमाउंट जमा करा दिया, यानी अप्रैल की 30 को निगम कौन होगा? हमारा कोई ना कोई डेटर रहा होगा। तो अप्रैल की 30 को निगम के नाम से ₹5000 बैंक में लिख दीजिए। बेटा कोई ट्रांजेक्शन आप मेरे से जानना चाहें दोबारा तो मैं बता देता हूं आपको। आवाज आ रही है मेरी आपको बेटा? यस सर। कोई डाउट है आप पूछिए बेटा, फिर बैलेंसिंग करेंगे इसकी। कुछ पूछना है बेटा? सर इंटीमेशन मीन क्या होता है? इंटीमेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ओके। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, याद है आपको कैश बुक को कैसे क्लोज करते हैं? टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट। निखिल टोटल करा आपने रिसिप्ट साइड का क्या? यस सर। 82,000 टोटल आ रहा है रिसिप्ट साइड का। यस सर। बैंक का 118800। बैंक का आ रहा है 1,18,800। पेमेंट साइड का टोटल 55,000। और बैंक की पेमेंट का टोटल 25,300। अब अप्रैल की 30 की डेट डाल करके क्लोजिंग कैसे करेंगे? सारी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस 82,000 में से 55,000 माइनस कर दीजिए,
₹27,000 आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही 1,18,800 में से 25,300 माइनस कर दीजिए। $93,500 आंसर आ जाएगा। और आप देखें आपके बुक का जो आंसर है वो भी यही सेम आ रहा है। दोनों साइड टोटल कर दीजिए। 82,000, 1,18,800, 82,000 और 1,18,800। सर अप्रैल 30 में बाय बैलेंस के बाद क्या लिखा हुआ है? बाय बैलेंस कैरेट डाउन CD। क्लोज करने के लिए लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस CD। और आप अपोजिट साइड में जाएंगे, मेकी 1 को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कैश कॉलम में और बैंक का बैलेंस बैंक कॉलम में। और इसके बाद अपने आंसर को ऐसे क्लोज कर दीजिए। अभी समझ आया आपको क्या? यस सर। चेक भी कराना है सर? चेक तो क्या आपको मैंने करा ही दिया बेटा। मतलब दिखाना है कि हमने लिखा है कि नहीं? कल ट्यूशन में कॉपी लेकर आएंगे ना आप लोग, यस सर। ओके सर। तब देख लेंगे। टोटल लड़ेंगे सर? कल आना है ट्यूशन परसों? परसों। इधर का total लिखो पहले। $82,000, 1,18,800, 55,000, 25,300, April 25 balance credit down, 27,000, 93,500. क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये वाला।
फॉर्मेट बनाइए क्वेश्चन को कीजिए।
अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस 1 लाख आएगा, लेकिन क्योंकि बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो यहाँ अप्रैल 1 का जो बैलेंस आएगा वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट साइड में आएगा 5 लाख रुपए। इसके बाद अप्रैल 2 में सोल्ड गुड्स हैं तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से 3,48,000 कैश कॉलम में आएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 3 में सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। अप्रैल 3 को भी आपने माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट ही लिखा जाएगा, लेकिन वो कह रहा हमने जो चेक आया था वो सेम डे बैंक में डाल दिया, तो 3,36,000 रुपए आप बैंक में लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब बोल रहा है दोबारा हमने माल बेचा रीमा को और हमें चेक दे दिया उसने। अब आप अप्रैल 6 को देखें, अप्रैल 6 की थर्ड लाइन में लिखा है यहाँ पर रीमा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जो रीमा का चेक है वो हमें अप्रैल 5 को रिसीव हुआ था पर हमने अप्रैल की 6 को उसको बैंक में डाला है, तो 5 तारीख की एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे, हमारी इसकी एंट्री जर्नल में जाएगी और जर्नल में इसकी एंट्री होगी। अगर हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो इसकी एंट्री होगी रीमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक लाख रुपए। फिर वो कह रहा है रीमा से हमने चेक, सॉरी ये गलत हो गया है, आई एम सॉरी, आपकी एंट्री होगी यहाँ पर चेक आने के लिए जर्नल में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अप्रैल 5 की एंट्री, और इसको जनरल प्रॉपर में करना है, कैश में नहीं करना। देन अप्रैल 6 को लिखा है पेड राम बाय चेक। देखिए राम के आगे जो अमाउंट है वो 78,000 है, डिस्काउंट ऑलरेडी इसमें से माइनस है, डिस्काउंट माइनस मत कर दीजिएगा कि क्वेश्चन में डिस्काउंट अलग से मेंशन करा हुआ है और यहाँ लिखा है पेड राम पेड बाय चेक। ये राम पेड बाय चेक है, ये आपकी रिसिप्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर लिखा है अगर लिखा होता पेड टू राम बाय चेक, यहाँ ये नहीं लिखा, यहाँ लिखा राम पेड बाय चेक, राम ने हमें पेमेंट करी है, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कीजिएगा इसको अप्रैल की 6 को, और ये अमाउंट आप अपने बैंक में लिख दीजिएगा 78,000, डिस्काउंट ऑलरेडी इसमें से माइनस है, दोबारा माइनस मत कीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री है इसमें रीमा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, अप्रैल की 6 को ही कह रहा है रीमा से जो चेक आया था उन्होंने बैंक में जमा करा दिया, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से एंट्री आएगी। यहाँ पर जो रीमा के चेक की वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए थी, तो 1 लाख रुपए बैंक में दिखा दीजिए। नेक्स्ट है सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक 2,20,000, अप्रैल की 7 को कह रहा है पहले बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल
एंड पेड बाय चेक। तो अप्रैल की 7 की फर्स्ट पार्ट की एंट्री आएगी बाय परचेजेस अकाउंट के नाम से, और 2,20,000 हम बैंक में लिख देंगे। और जो सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक है 3 लाख रुपए, वो बाय स्टाफ वर्ड नहीं लगाना है, बाय सैलरी अकाउंट के नाम से अमाउंट आ जाएगा अप्रैल की 7 तारीख को 2,20,000। सेल परचेज का 2 लाख, परचेज का अमाउंट है 44,800। अमाउंट ठीक कर लेना बेटा, परचेज का अमाउंट है 44,800 और डिपॉजिटेड इनटू बैंक और सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक का अमाउंट है 2,20,000। और नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 3 लाख रुपए बैंक में प्लस करेंगे, 3 लाख रुपए कैश में से माइनस करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री दिखाते हुए जब टू बैंक में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और जब कैश में लिखेंगे तो बाय बैंक कॉन्ट्रा अप्रैल की 10 को और अप्रैल की 10 को 3 लाख रुपए। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। सुरेश से हमें चेक मिला 1,28,500 का, वो चेक हमने बैंक में जमा करा दिया, डिस्काउंट की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो अप्रैल की 11 तारीख को आ जाएगा टू सुरेश के नाम से 1,28,500 बैंक में। अप्रैल 15 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आर कुमार, रिसीव फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1,95,000 1,87,500। वो कह रहा है हमने आर कुमार से टोटल अमाउंट 195 लेना था, उसने हमें 187,500 फुल सेटलमेंट में दिया और वो भी चेक से दिया। अब क्वेश्चन में इस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जमा कराया कब, तो हम इसको सेम डे डिपॉजिट मानते हुए 1,87,500 को टू आर कुमार के नाम से बैंक में डाल देंगे अप्रैल की 15। अप्रैल की 18 को पेड वेजेस इन कैश बाय वेजेस अकाउंट 30,000 कैश में आ जाएगा। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, अप्रैल की 20 को बाय बैंक चार्जेस अकाउंट के नाम से 5,000 बैंक में आ जाएंगे। विड्रू फ्रॉम बैंक की कॉन्ट्रा एंट्री होगी, टू बैंक कॉन्ट्रा 1 लाख रुपए कैश कॉलम में, और अप्रैल की 22 को ही बाय कैश कॉन्ट्रा बैंक में अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,20,000। जब पर्सनल यूज के लिए अमाउंट आता है तो क्या लिखते हैं, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट अप्रैल की 22 को। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक अप्रैल की 25 को, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट एक ही बात है, 31,500 बैंक में।
Next, they issued a check to Sudha as advance for purchase of house for Gaurav. यहाँ जो प्रोपराइटर है ये गौरव है, बिजनेस का जो ओनर है, और हमने सुधा नाम की पर्सन को एक चेक बना के दिया और अब गौरव के लिए जो ओनर है उसके लिए घर खरीद रहे हैं। अगर आप गौरव के लिए कोई भी घर खरीदें या कुछ भी खरीदें तो वो गौरव का पर्सनल एक्सपेंस है, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट लिखना होगा। सुधा घर ये कुछ भी नहीं आएगा, 2 लाख रुपए बैंक में लिखना है बाय ड्राइंग के नाम से। अप्रैल की 30 को कह रहा है बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, बैंक ने हमारे लिए उस पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया, यानी ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे बैंक में जमा किया गया है। अब कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, अब इसको बैलेंस करना है आपने। टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, यहाँ का टोटल 5,48,000 है। इधर का टोटल 11,45,000 है। ये टोटल 3,30,000 है। बैंक कॉलम इंटरेस्ट बैंक में हो रहा है। यहाँ का टोटल है 12,21,300। अब देखिए आपका जो रिसिप्ट साइड का टोटल है कैश को 5,48,000 है और पेमेंट का टोटल 3,30,000 है। तो अप्रैल की 30 तारीख को आपका जो कैश में डिफरेंस बच रहा है वो आ जाएगा 2,18,000, और जो बैंक का टोटल है 11,45,000, वो डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो बैंक का जो आंसर है वो इस साइड में बच रहा है, यानी शॉर्टर साइड जो है बैंक की वो ये वाली साइड है, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 76,300 का। 76,300 टोटल कर देंगे 54,800, 54,800, 12,21,300, 12,21,300। जब आंसर इस तरह बचता है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट एट द एंड होगा और डेट डाल देंगे यहाँ पर अप्रैल की 30।
यानी कैश का आंसर तो बाय साइड में बचेगा, लेकिन बैंक का जो आंसर है वो टू साइड पे बचेगा। जो इधर आंसर बचेगा डेबिट साइड में उसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, डेबिट बैलेंस कहेंगे। जो बैंक का ये आंसर बचा है 76,300, जो आंसर बचा है, इसको मैं कौन सा बैलेंस कहूं, डेबिट या क्रेडिट? ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा था, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। जिस साइड में आंसर बचता है, हमेशा अगर उसकी नेमिंग करनी हो तो हमेशा आंसर अपोजिट साइड का होता है। यानी अगर आंसर डेबिट में बचा है तो बैलेंस क्रेडिट होगा, और जो आंसर क्रेडिट में बचा है वो आंसर डेबिट होगा बैलेंस वाइज। अप्रैल के बाद मई की फर्स्ट आएगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस लिख देंगे 2,18,000, और मई 1 को बैंक का बैलेंस यहां लिख देंगे 16,000, 76,300, आई एम सॉरी, 76,300। जतिन निखिल समझ आ गया आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. तीन से पांच। मेरी नहीं है।